युवा कैंपस जीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिंकू भारती। आपको मैं हिस्ट्री और जीएस मतलब हिस्ट्री और पॉलिटिक्स क्लास ले रहा हूँ, यानी जीएस आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा आज का टॉपिक देखिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इससे पहले 6 वीडियो ला चुका हूँ मौलिक अधिकारों से संबंधित। पॉलिटी की बहुत वीडियो आप जाके उन्हें देख सकते हैं, एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप ये मौलिक अधिकारों की वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले 6 वीडियो मौलिक अधिकारों की आ चुकी है और ये मौलिक अधिकारों से संबंधित लास्ट वीडियो है। मौलिक अधिकारों में मैंने तुम्हें बताया था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में है, जो कि 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद में इसमें प्रावधान किया गया है। मैं आपको ये समानता का अधिकार पढ़ा चुका हूँ, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा चुका हूँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा चुका हूँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा चुका हूँ, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार पढ़ा चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा ये 6ठा मौलिक अधिकार। मैंने तुम्हें बताया कि मौलिक अधिकारों की संख्या आज वर्तमान में 6 है, लेकिन मूल संविधान में 7 थी। वो किस तरीके से कौन कौन सा चेंज हुआ आप आई बटन पे जाकर हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये हमारा आज का पॉइंट है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये है क्या, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है क्या। ये जो 5 अधिकार हैं, ये 5 अधिकार हैं, तो इन अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, इन अधिकारों का प्रोटेक्शन करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार बनाया है। जो 6ठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये अपने आप में एक अधिकार होने के साथ साथ भी इन सभी का संरक्षण भी करता है। यदि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है या उन्हें कोई प्रतिबंधित कर देता है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसकी सुरक्षा करता है, उसका संरक्षण करता है। और जो ये संरक्षण करने की जो पावर दी गई है, जो ये मौलिक अधिकारों के संरक्षण की जो पावर है, प्रोटेक्शन जो दी गई है, वो 2 क्षेत्रों को यानी कि कोर्ट को दी गई है। कोर्ट में भी तुम देखोगे या तो केवल सुप्रीम कोर्ट को है या फिर क्या है, हाई कोर्ट को है, किसी अन्य कोर्ट को ये नहीं दी गई है। साथ ही अगर आप देखोगे मैंने बताया कि जो संरक्षण करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ही दिया गया। दोबारा से सुनो इस बात को कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अपने आप में एक अधिकार है और यह अधिकार ऐसा है जो अन्य अधिकारों की रक्षा करता है। और रक्षा करते ही अगर तुम देखोगे संरक्षण करता है, प्रोटेक्शन करता है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही दिया गया है। मैंने पहले भी बताया, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता कौन होता है या मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट कौन करता है। ऑप्शन में होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर न्यायालय। तो आपको सीधा सा जवाब देना है कि इसका आंसर क्या है, न्यायालय। और न्यायालय में भी तुम देखोगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही देते हैं। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वो अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर सकता है। यदि उसे हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट में जाकर अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर सकता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है और जो ये अधिकार दिए गए हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही हैं। यदि किसी के भी मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट में 226 के तहत जा सकता है। एक मुख्य बात क्या है इसमें कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का, ये B.R. अंबेडकर द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय कहा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि B.R. अंबेडकर के अनुसार जो संविधान की आत्मा है या हृदय है वो कौन सा अनुच्छेद है। अगर अनुच्छेद पूछे तो आपको बताना है कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है। अगर अनुच्छेद पूछे तो 32, अधिकार पूछे तो संवैधानिक उपचारों का
अधिकार। मैंने कहा कि जो संविधान की आत्मा है बी आर अम्बेडकर के अनुसार, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह अनुच्छेद 32 है। कई बार पूछा गया अनुच्छेद 32 किसके अनुसार संविधान की आत्मा है, तो आपको बताना बी आर अम्बेडकर। या फिर पूछा जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया, तो आपको बताना है कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा ऐसा कहा गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना था। अब जब कोई भी होगा तो वो याचिका डालेगा। अगर याचिका डाला, यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका डाल सकता है, और याचिका डालने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनके खिलाफ रीट जारी करता है जिसने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। तो ये जो रीट है, ये रीट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रीट है ये 5 प्रकार की रीट होती हैं। मैंने कहा कि यदि किसी के मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, और जिसने उल्लंघन किया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ रीट जारी करता है। और जो ये रीट है, ये जो रीट 5 प्रकार की होती हैं। आज का हमारा टॉपिक ये 5 प्रकार की रीट को ही पढ़ना है, और जो 2-4 पॉइंट होंगे यानी पूरे मौलिक अधिकार आज की इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं रीट्स कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कौन कौन सी रीट जारी करता है। ठीक, संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर के अनुसार क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो मैंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है तो ये रीट जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? रीट जारी करते हैं। और जो ये रीट होती है ये 5 प्रकार की रीट होती है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर। जैसे मैं कहूं पहली जो रीट है, पहली रीट है जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में ही पूछ लेता है कि हैबियस कार्पस क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो आगे चले, दूसरी रीट की अगर मैं बात करूं, दूसरी रीट है परमादेश। परमादेश या फिर इसे बोलते हैं मैंडामस। जो तीसरी रीट है जिसका नाम है प्रतिषेध। प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ये तीसरी। चौथी जो रीट है उसका नाम है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण या फिर इसे बोलते हैं सर्टियोररी। सर्टियोररी या फिर लास्ट रीट है, 5वीं रीट है जिसका नाम है अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा, अधिकार पर्चा या इंग्लिश में बोलते हैं क्यो वारंटो। क्यों वारंटो, ध्यान से सुनो। जो अभी अगर आप देखोगे आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था, आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था, उस आरपीएफ एसआई के एग्जाम में केवल इतना सा क्वेश्चन पूछा गया कि जो रीट होती हैं वो कितनी होती हैं। तो तुम्हें बताना था केवल ये था कि 5 रीट होती हैं। ऑप्शन में थे 4, 5, 6, 7, तो तुम्हें बताना था कि 5 रीट होती हैं। और ये भी तुम्हें अच्छे से समझना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, प्रतिषेध क्या है, उत्प्रेषण क्या है, या फिर अधिकार पर्चा क्या है। जब किसी के मौलिक अधिकार उल्लंघित हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही ये अधिकार है कि वो रीट जारी कर सकता है। बात करता हूं मैं पहली रीट की। पहली रीट क्या कहती है, ध्यान से सुने बिल्कुल। पहली रीट समझने से पहले, पहली रीट अगर देखोगे जो हैबियस कार्पस है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रस्तुत करना। प्रस्तुत करना जिसका अर्थ होता है क्या, प्रस्तुत करना। प्रस्तुत करना मतलब कि एक तरीके से पेश करना। तो मैंने कहा बंदी प्रत्यक्षीकरण ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या, प्रस्तुत करना। तो यानी कि उसको पेश करना एक तरीके से। क्या है, ये कब जारी की जाती है ये तुम्हें याद रखना कि वैसे आपको याद रखना लैटिन भाषा जिसका अर्थ होता है प्रस्तुत करना या पेश किया जाए।
तो हैबियस कार्पस क्यों कब जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रीट? ये तब होती है जब किसी व्यक्ति को या तो कोई निजी व्यक्ति या फिर कोई सरकारी व्यक्ति, ध्यान से सुने, मैंने कहा जब किसी व्यक्ति को या तो कोई निजी व्यक्ति या कोई सरकारी व्यक्ति अवैध रूप से बंदी बना लेता है, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस निजी व्यक्ति या सरकारी व्यक्ति के खिलाफ एक रीट जारी करता है, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट या हैबियस कार्पस की रीट कहते हैं। और ये 24 घंटे के अंदर जिसको बंदी बनाया गया है उसे न्यायालय में पेश या प्रस्तुत करना होता है। इसलिए ये इसका नाम क्या है? प्रस्तुत करना या फिर पेश करना। दोबारा से मैं बताता हूं, यह रीट उन व्यक्तियों पर जारी की जाती है जब कोई, चाहे वो निजी व्यक्ति हो या फिर सरकारी व्यक्ति हो, और किसी भी व्यक्ति को क्या बना ले? बंदी बना ले। तो बंदी बनाने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर एक रीट जारी करता है, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट या हैबियस कार्पस की रीट कहते हैं, जो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश होना जरूरी होता है उस व्यक्ति को जिसको बंदी बनाया गया है। ठीक, तो इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कार्पस कहते हैं। आगे आता है प्रमादेश या फिर मैंडामस। इसका मतलब है, अर्थ जो है इसका मैंडामस का, हम आदेश देते हैं, यानी परमादेश, हम आदेश देते हैं का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश दे रहा है कि क्यों, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। अगर आप देखोगे ये रीट उन पर जारी की जाती है यदि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, ध्यान से सुनो, यदि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं करता है, संविधान के अनुसार नहीं करता है, या विमुख तरीके से करता है, गलत तरीके से करता है। कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी जब अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से या संविधान के अनुसार नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहता है कि हम आदेश देते हैं कि जो तुम कार्य कर रहे हो उसको रोक दिया जाए। तो सार्वजनिक पदाधिकारी के खिलाफ ये मैंडामस या प्रमादेश की रीट जारी की जाती है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण मैंने बताया, उसके बाद प्रमादेश मैंने बताया कि सार्वजनिक पदाधिकारी पर यह रीट जारी की जाती है। उसके बाद आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन, या अर्थ अगर मैं इसकी बात करूं, अर्थ का मतलब होता है रोकना। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? रोकना। रोकना किसको? ध्यान से सुनो, पहले आपको यह बात रखनी है कि जो हमारी जो न्यायालय की व्यवस्था है वो इस तरीके से है कि सबसे पहले लोअर कोर्ट को रखा जाता है, जिनकी संख्या ज्यादा है। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर जो रखा जाता है वो सुप्रीम कोर्ट को रखा जाता है। तो यहां स्थिति को समझो कि जो बड़ा होता है उसको वरिष्ठ कहते हैं, वरिष्ठ न्यायालय, और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं कनिष्ठ न्यायालय। कनिष्ठ न्यायालय। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट को यहां से हटा लूं तो इसमें तुम देखोगे वरिष्ठ न्यायालय कौन है? हाई कोर्ट है। और कनिष्ठ न्यायालय कौन है? लोअर कोर्ट है। लेकिन अगर मैं लोअर कोर्ट को हटा लूं तो वरिष्ठ न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। और हाई कोर्ट क्या है? कनिष्ठ न्यायालय है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो ये रीट जारी होती है वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय पर जारी करता है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर मैंने कहा प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। यदि कोई कनिष्ठ न्यायालय, ध्यान से सुने, यदि कोई कनिष्ठ, अब कनिष्ठ कोई सा भी हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बात करें तो कनिष्ठ में हाई कोर्ट है, कनिष्ठ न्यायालय। यदि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में कर रहे हैं तो कनिष्ठ न्यायालय यहां पर लोअर कोर्ट है। ध्यान से सुने, यदि कोई कनिष्ठ न्यायालय ऐसा कार्य करता है जो उसके कार्य क्षेत्र से बाहर हो, कार्य क्षेत्र से बाहर हो, यानी मैंने कहा प्रतिषेध की रीट तब जारी की जाती है जब कोई कनिष्ठ न्यायालय
ऐसे मुकदमे पर कार्रवाई कर रहा हो जो उसके कार्य क्षेत्र से बाहर हो या अपने कार्य क्षेत्र से उच्च कार्य कर रहा हो, तो उस पर वरिष्ठ न्यायालय उसको एक रीट जारी करता है कि जो भी तू काम कर रहा है उसको रोक दे वहीं पर। यानी अगर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट पे करता है तो लोअर कोर्ट को कहता है कि तू इस पे सुनवाई नहीं कर सकता क्योंकि तुझे इसके अधिकार नहीं दिया गया है। तो ध्यान से सुनो, जैसे कि मैंने कहा कि केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही मौलिक अधिकारों पर सुनवाई करने का अधिकार है। अगर लोअर कोर्ट इन पर सुनवाई करने लगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर मौलिक अधिकारों पर लोअर कोर्ट सुनवाई करने लगे तो इसके अधिकार क्षेत्र से ये उच्च कार्य हो जाएगा। तो फिर हाई कोर्ट क्या करेगा? इस पर ये रीट जारी करेगा, जिसे क्या बोलते हैं? प्रतिषेध की रीट। तो प्रतिषेध की रीट जारी होगी। यानी मैंने कहा कि यह रीट तब जारी होती जब कनिष्ठ न्यायालय अपने से उच्च कार्य करता है, तो वरिष्ठ न्यायालय इस पर यह रीट जारी करता है। आपको समझ में आया होगा अच्छे से। बात आती है उत्प्रेषण की। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित करना। मैंने सबके अर्थ बताए। इसका अर्थ होता है क्या? प्रमाणित करना। यानी उत्प्रेषण में क्या होता है कि कोई भी वरिष्ठ न्यायालय यानी कोई भी कनिष्ठ न्यायालय ऐसे मुकदमे पर कार्य कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो वरिष्ठ न्यायालय उसे ट्रांसफर करके अपने पास बुला सकता है। ट्रांसफर करके यानी कि उस केस को, उस मुकदमे को उस न्यायालय से अपने पास बुलाना, स्थानांतरण, अपने पास न्याय निर्णय करने के लिए बुलाना, यही उत्प्रेषण या प्रमाणित करना। यानी इसका अर्थ है प्रमाणित करना। तो वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय से उस मुकदमे को अपने पास बुलाना या स्थानांतरण करना, किसी केस का स्थानांतरण करना इसी रीट के अंतर्गत या उत्प्रेषण रीट के अंतर्गत आता है। ध्यान से सुनो आप, मैंने कहा कि यह रीट तब जारी की जाती है जब किसी वरिष्ठ न्यायालय को कनिष्ठ न्यायालय से किसी मुकदमे को अपने पास बुलाना हो, तो यह वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय पर जारी करता है। ठीक, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद बात आती है अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा में क्या? ये क्यों वारंट हो? यानी इसमें कहा गया कि जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, इसका अर्थ होता है वारंट। इसका अगर अर्थ की बात करें अधिकार पर्चा की, तो इसका मतलब या तो प्राधिकार या फिर वारंट होता है अधिकार पर्चा का अर्थ। और सार्वजनिक पदाधिकारी यहां पर क्या? यानी कि ये कब जारी की जाती है? कि जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्य से उच्च पद पर कार्य करने लगे। यानी कि एक मैंने परमादेश बताया था कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन विमुख तरीके से करता है। विमुख मतलब कि गलत तरीके से करता है। इसमें है कि जब सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन अपने से उच्च पद पर करने लगे, यानी जिस पद पर वो है उससे ऊंचे पद का कार्य करने लगे, तो ऐसी स्थिति में अधिकार पर्चा रीट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। मैंने तुम्हें ये पांचों रीट समझाई हैं। एक बार हल्का सा ब्रीफ में बता देता हूं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रीट होती है ये कब जारी की जाती है? ये तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को निजी या फिर मतलब सरकार द्वारा अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है, तो तब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यह रीट जारी करता है। दूसरी मैंने बताया परमादेश मैंडामस में मैंने कहा कि हम आदेश देते हैं, यानी यदि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन विमुख तरीके से करता है, गलत तरीके से करता है, भ्रष्टाचार करता है, ऐसी स्थिति में उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रीट जारी करता है। प्रतिषेध या प्रोहिबिशन का मतलब है रोकना, और ये रीट तब जारी की जाती है वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय पर करता है जब कनिष्ठ न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र से बाहर का कार्य करता है, तो उसे रोकने के लिए वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय पर यह रीट जारी
कर सकता है। फिर उत्प्रेषण में मैंने बताया सर्टिलरी, जिसका मतलब होता है प्रमाणित करना कि किसी भी केस को अपने पास न्याय निर्णय के लिए बुला सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। इस किसी भी केस के स्थानांतरण का जो अधिकार होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्यों वारंट ऑफ लास्ट मैंने बताया कि इसके अंतर्गत कोई भी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर तब जारी की जाती है जब कोई पद अधिकारी अपने पद से उच्च कार्य कर रहा हो। जब उच्च कार्य करता है तो यह रीट उस पर जारी की जाती है। पांचों रीट मैंने आपको बताई, अच्छे से आप देख लेना। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से सुना है, तो आप इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रीट्स थी। अब मैंने तुम्हें बताया कि जो मौलिक अधिकार हैं, मैं रफ कर रहा हूं इसे, मैंने बताया कि जो ये मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद हैं वो 12 से लेकर 35 तक थे। मैंने आपको अभी तक केवल 32 आर्टिकल पढ़ाया जिसमें रीट की बात की गई थी। अभी भी आपके अगर आप देखोगे मैंने 12 से लेकर 32 तक सारे आर्टिकल पढ़ाए हैं इसमें, लेकिन अगर आप देखोगे 33 अनुच्छेद 33, उसके बाद अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 ये मैंने नहीं पढ़ाए हैं। अगर देखो अनुच्छेद 33 की मैं बात करूं, अनुच्छेद 33 की मैं बात करूं कि इसमें क्या कहा गया है, तो यह ध्यान रखना है कि जो सशस्त्र बल होते हैं, जो सशस्त्र बल या फिर अर्धसैनिक बल या पुलिस बल या सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, सशस्त्र पुलिस बल, या फिर तुम देखो गुप्तचर संस्थाओं। यानी कि अगर आप देखोगे मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता, लेकिन यदि संसद चाहे तो इन पर जो पुलिस सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस बल हैं या गुप्तचर संस्थाएं हैं, इनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। अगर आप देखो कुछ भी स्थिति हो, हर पुलिस वाला, हर सैनिक जो होता है वो हमेशा अपने मौलिक अधिकारों की बात नहीं बल्कि देश की सेवा के लिए कार्य करता है। इसलिए कहा गया है आर्टिकल 33 में कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस बलों के गुप्तचर संस्थाओं के प्रतिबंधित किया जा सकता है। मैंने कहा आर्टिकल 33 क्या कहता है कि पुलिस बल, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, गुप्तचर बलों के जो मौलिक अधिकार होते हैं उनके मौलिक अधिकारों को संसद प्रतिबंधित कर सकती है और इन पर उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अलग से आर्टिकल 33 दिया गया। बात करते हैं 34 की। 34 में कहा कि संसद वहां भी प्रतिबंधित कर सकती है जहां पर सैनिक कानून लागू हो। यदि किसी इलाके में सैनिक कानून लागू है तो उस इलाके के जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो बहुत सी जगह जहां सैनिक कानून लागू होता है, जैसे जम्मू कश्मीर में ऐसा होता रहता है, तो जहां भी पूरे देश के अंदर अगर सैनिक कानून लागू है तो वहां पर सरकार या संसद उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। यह कहता है आर्टिकल 34। 33 कहता है जितने भी अर्धसैनिक, सैनिक, पुलिस बल, गुप्तचर, इनके मौलिक अधिकारों को संसद छीन सकती है। आर्टिकल 33। 34 में जहां जिस क्षेत्र में सैनिक कानून लागू है, मार्शल लॉ लागू है, तो उस क्षेत्र में भी मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। यह आपातकाल की स्थिति नहीं है, यह आपातकाल से क्या है, अलग है। आपातकाल में इसे शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटे छोटे क्षेत्रों में लगती है और जो आपातकाल होता है वो पूरे देश में लगाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। जो लास्ट है, लास्ट में आप देखोगे जो आर्टिकल 35 है, ये संसद, इसमें संसद को अधिकार दिए गए। ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया भी है। आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों में बदलाव करने का
प्रतिबंधित करने का या संशोधन करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो आपको बताना है कि संसद को। यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन का जो अधिकार है, संशोधन करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो तुम्हें बताना है कि ये संसद के पास है। संसद मौलिक अधिकारों में प्रतिबंधित कर सकती है, मौलिक अधिकारों को मतलब कि संशोधन भी कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, केरल राज्य 1973 में यह अधिकार दिया गया। संसद को यह अधिकार दिया गया कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। ये किस केस में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। पूछा जाता है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस केस में दिया गया? तो तुम्हें बताना है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ऐसा हुआ था। और कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में प्रतिबंधित या इसमें संशोधन कर तो सकती है, लेकिन इससे मूल ढांचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह भी इसी केस में बताया गया कि संसद संशोधन करे लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ये केस आपको याद रखना है, मूल ढांचा आपको याद रखना है, 35 आपको 34 और ये 33 भी आपको याद रखना है। बहुत अच्छे से मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए हैं। आप इसकी 7 वीडियो हो चुकी है मौलिक अधिकारों की, 7 वीडियो को देखिए और जितने भी दुनिया भर के एग्जाम होते हैं वहां जो क्वेश्चन है उनको आप सोल्व कीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन को ना सोल्व कर पाए, ठीक? चाहे एसएससी हो, एनटीपीसी हो या फिर यूपीपीएससी हो, यूपीपीएससी या फिर अन्य पीएससी के एग्जाम होते हैं, उनके एग्जाम के क्वेश्चंस भी आप मौलिक अधिकारों से संबंधित देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हो, ठीक? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन विद मी।